जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इसी मॉडल पेपर से आते हैं और ये स्वयं बोर्ड निकालता है पेपर। मैं अपने हाथों से नहीं बनाया हूँ पेपर। ये बोर्ड, ध्यान दीजिए, जब बोर्ड ये पेपर निकाला है तो कुछ ना कुछ जरूर इसके फायदे होते होंगे। हूबहू क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में देखेंगे। जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आने का वो आपके पर्यावरण प्रदूषण पर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपका जनसंख्या पे जरूर आता है लिखने के नमस्कार लिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमर्स IQ में। दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपका बोर्ड के द्वारा निकाला गया मॉडल पेपर जो कि क्लास 10th हिंदी का है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बोर्ड के द्वारा निकाला गया मॉडल पेपर है। मैं अपने हाथों से नहीं बनाया हूँ और ये बोर्ड ने ये मॉडल पेपर निकाला है, तो ज़रूर इस मॉडल पेपर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार होता है जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इसी मॉडल पेपर से आते हैं। कई बार देखा गया जो बोर्ड मॉडल पेपर निकालता है उससे 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं आपके मेन एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस मॉडल पेपर को आप पूरा सॉल्व करके जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे लिखा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरुआत में ही लिखा गया है मॉडल प्रश्न पत्र। तो उसके बाद आपको सत्र भी देखना है। सत्र जो कि है आपका अभी नया नया निकला हुआ है, जो कि है 25-26 वालों के लिए। थोड़ा आगे देखेंगे दोस्तों तो जो कि आपका क्लास लिखा गया है, तो जो कि यहाँ पर लिखा गया है कक्षा 10। उसके बाद हम देखेंगे विषय क्या है, तो हिंदी है। एकदम पेपर बोर्ड की तरह है लिखा गया है और ये स्वयं बोर्ड निकालता है पेपर। मैं अपने हाथों से नहीं बनाया हूँ पेपर, ये बोर्ड द्वारा निकाला गया। और आप ध्यान दीजिए, जब बोर्ड ये पेपर निकाला है तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसके फायदे होते होंगे और एग्ज़ाम में ये बेनिफिट देता होगा, इसलिए बोर्ड निकालता है। आप यकीन मानिए, कई बार एग्ज़ाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कई बार एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पहले से मिल जा रहा है तो इसमें घाटा क्या है आपका। इसलिए अगर आप 4-5 मिनट के वीडियो में देख कर और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद ये पहले से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आपका एग्जाम होता है, पूर्णांक रहता है 70 नंबर का, यहाँ भी 70 नंबर का रहेगा। सेम टू सेम ये मॉडल पेपर बोर्ड की तरह है, क्योंकि बोर्ड ने निकाला है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका पूर्णांक जो है वो 70 का है, 70 नंबर का है। उसके बाद समय जो यहाँ पर देखेंगे 3 घंटा 15 मिनट है। निर्देश लिखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा जो इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा गया वो है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा ब में विभाजित है। तीसरा जो इसमें लिखा गया वह है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले तथा काले बाल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। उसके बाद जो अगला चौथा पॉइंट है वो है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा लेजर एवं वाइटनर्स आदि का प्रयोग न करें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप काट देते हैं या फिर वाइटनर लगा देते हैं तो आपका वो क्वेश्चन, वो आंसर काउंट नहीं किया जाता है। निर्देश में लास्ट वाला देखते हैं जो कि है 6वां, यानी प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपका निर्देश पूरा यानी इंस्ट्रक्शन पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपका बोर्ड में लिखा जाता है, तो इंस्ट्रक्शन जो है ये आप पहले जान लीजिए, नहीं तो आप पहली बार जब पेपर देने जाते हैं तो आप गलती कर देंगे तो वो काउंट नहीं किया जाएगा सही रहने के बाद भी। आगे देखते हैं। अब अगला जो है, आप शुरुआत करते हैं पेपर की तरफ। तो खंड आ जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें लिखा गया है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं इसमें, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो दूसरा सप्तक आपका प्रकाशित हुआ वो आपका 1951 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सप्तक के बारे में। तो पहला जो सप्तक आपका प्रकाशित हुआ था वो 1943 में हुआ था, यानी कि 1943 में हुआ था। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था आपका वो 1951 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो आपका 1959 यानी 1959 में हुआ था। और जो चौथा हुआ था वो आपका 1979 यानी 1979 में हुआ था। तो आपका सही आंसर जो है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा वो है सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर नंबर बी है, यानी पल्लव। लेकिन हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। तो आगे जो इसमें दिया गया है उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है। तो आपको बता दूं, जो उर्वशी हो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बी पल्लव जो है वो सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। सी यानी साकेत जो आपकी है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और
और जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं, आपका इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी यानी पल्लव। तीसरा प्रश्न है, वो छायावादी की प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है प्रकृति का मानवीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका चौथा, वो है मैथिली शरणगुप्त किस युग से संबंधित हैं। तो मैथिली शरणगुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। मैथिली शरणगुप्त यानी जो है वो द्विवेदी युग से संबंधित है। द्विवेदी युग जो था वो 1900 से 1918 तक चला, और इसके जो अन्य कवि हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरणगुप्त। अगला जो इसमें दिया गया है शुक्ल युग। शुक्ल युग का जो सन है वो 1936 है, और इसके जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। अगला जो युग है इसमें वो है छायावादी युग, जो कि जिसका सन है आपका 1920 से 1936 तक, और इसके जो प्रमुख कवि रहे वो जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थी। ये 4 प्रमुख कवि थे, इसके प्रमुख स्तंभ या कवि थे। आगे देखते हैं, जो अगला इसमें ऑप्शन दिया गया भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग आपका 1868 से 1900 तक चला, यानी ये इसका सन था। और इसमें जो कवि थे, प्रमुख कवि थे जिनको याद रखना है आपको, वो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। अगले जो कवि थे इसमें वो लाला श्रीनिवास दास थे। तो इस प्रकार आपका जो है इसके सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन जिसमें आपका सही रहेगा, यानी मैथिली शरणगुप्त किस युग से संबंधित हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी द्विवेदी युग से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि है केसो को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। तो आंसर है इसमें जो पहला आंसर है यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे देखते हैं, इसमें जो छठा प्रश्न है वो अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। तो आपको पता होगा अजातशत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद का जो है नाटक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, और ये जो मॉडल पेपर है हो सकता है इसी में से बहुविकल्पी में से 3-4 प्रश्न आपके आ जाएं, या आपके जो आगे जो इसमें प्रश्न है यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय उसमें से प्रश्न आ जाए। हूबहू प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं। जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड निकालता है उसी से मॉडल पेपर से हूबहू क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में देखे गए, और हर बार क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर से मिल जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, ताकि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें से कर ले जाओ। और दोस्तों अजातशत्रु जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है, ये तो आपको बता दिया मैंने, लेकिन इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1922 था। तो इसको भी याद रखिएगा कि अजातशत्रु जो नाटक था इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1922 था। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन जो कि इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। तो 7वें में जो ऑप्शन जो आपका सही आंसर है वो मनोवैज्ञानिक, यानी इलाचंद जोशी की जो कहानियों का विषय है वो मनोवैज्ञानिक है। अगला जो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी सन 1018 से 1936 तक का समय है। तो इस समय को हम कहते हैं प्रेमचंद्र युग। तो कहते हैं हम इस समय को क्या कहते हैं, प्रेमचंद युग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक मिलान दिया गया है तो हम मिलान को करते हैं। तो आपको पता होगा इस मिलान में इसमें दिया गया है, एक तरफ आपका रचना दी गई है और एक तरफ कवि के नाम दिए गए हैं। तो जो मैला आंचल है, मैला आंचल आपका किसका है, तो मैला आंचल जो पहला है इसमें वो फणीश्वर नाथ रेणु का है, तो इसमें ये मिल जाएगा। और उसके बाद चित्रलेखा जो आपका है दूसरा वो भगवती चरण वर्मा का है, तो ये इसमें मिल जाएगा। तीसरा जो है यानी उसने कहा था ये आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो ये इससे मिल जाएगा। बचा कफन, तो ये इससे मिल जाएगा प्रेमचंद का है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आपको मिलाना है। तो इस मिलान के आधार पर दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पहले का जो है वो खा में जाएगा, दूसरे का गा में जाएगा, और तीसरे का घा में जाएगा, और चौथे का का में जाएगा। तो इसका आंसर है नंबर ए। आगे अब हम 10वां देखते हैं। तो 10वां में है निम्नलिखित में से उपन्यास है। आपको पता है इसमें सभी उपन्यास हैं, केवल ये तीसरे को छोड़कर, तीसरे जो है ये कफन या प्रेमचंद की जो है एक प्रसिद्ध कहानी है। जिसमें आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उपन्यास सेवा सदन भी है, और विराट की पद्मिनी ये भी उपन्यास है, और चौथा जो है चित्रलेखा ये भी उपन्यास है। तीसरा जो है वो कहानी है, प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए ये नहीं होगा कि सभी होगा। तो आगे देखते हैं, यानी कि यानी 10वें का जो सही आंसर है वो सी है। आगे देखते हैं आपका। तो अगला जो है 11वां प्रश्न जो है वो है करुण रस का अस्थाई भाव। तो जो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर यो प्रभात। उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको बता दूं, इसमें जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए है क्योंकि इस पंक्ति में मनो शब्द का उपयोग हुआ है। जब किसी भी पंक्ति में मनु, मानहु, जनु, जानहु, मनो जैसे वाचक शब्द आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखते हैं, 13वां जो प्रश्न है वो है, यह एक सम मात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? तो इसको आपको बता दूं, ये जो आपका आंसर होगा इसमें वो होगा रोला, चूंकि रोला में ऐसा पाया जाता है। आगे देखते हैं, 14वां जो क्वेश्चन है वह प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही जो हो जाएगा वो प्रा हो जाएगा। यानी प्रहार शब्द में जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपसर्ग कौन सा है, तो प्रा है। तो आगे देखते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन जो कि पंचतत्व में कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी द्विगु समास है इसमें। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका डी, यानी 8 भेद होते हैं। आगे देखते हैं, जो 17वां क्वेश्चन है, यानी आंसू का तत्सम रूप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशु होता है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, जो कि है कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कर्म की प्रधानता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 19वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ताब शब्द में वचन और विभक्ति है। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, यानी 20वां, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कोई। क्योंकि क्या होता है, जो ए है वो मनुष्य है, ए ऑप्शन, यानी कि एक संज्ञा है। बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो दोनों सर्वनाम नहीं हुए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी तक हमने देखा बहुविकल्पी, और 20 बहुविकल्पी आपके प्रैक्टिस के लिए भी काम आएगा, और हो सकता है इस बहुविकल्पी में से सवाल आ भी जाएं। तो ये 20 बहुविकल्पी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, तो इसको हम आसानी से देख लिए, इसके आंसर भी देख लिए। अब हम देखते हैं आपका खंड बा, जो कि है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, वह निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और आपको पता होगा ये जो इसमें मूल्यांकन किया जाएगा वो आपका 6 अंक का होगा, यानी 3 नंबर जो आपको मिलेगा इसमें पहले वो गद्यांश का संदर्भ लिखने पे मिलेगा, और बाकी 1 नंबर मिलेगा ये दोनों प्रश्न पे। तो ये आपका गद्यांश है, और इसमें अथवा करके दिया गया है, एक गद्यांश और दिया गया है अथवा करके, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी सेम ही फॉर्मेट में दिया गया है। गद्यांश का पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद जो इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा वो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि इसमें पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है? तो इसके भी जो 6 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको पहले वाले में से गद्यांश में से या तो दूसरे वाले गद्यांश में से किसी एक को करना है, अथवा में करके दिया गया है। तो आप इसको करके 6 नंबर यहाँ से पा सकते हैं। इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। आपको मैं एक प्रो टिप दे रहा हूँ, आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, अथवा में जो दिया गया है, जो अथवा में नहीं दिया गया है, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दोनों में से कोई एक आ जाए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप दोनों सॉल्व करके जाइएगा, हो सकता है कोई एक आ जाए इसमें से। आगे देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 6 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। आपका ये पद्यांश है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद दूसरा जो इसमें सवाल पूछा गया वो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो 1 नंबर का रहेगा। और आगे जिसमें तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा, तो 1 नंबर का ये रहेगा। इसमें भी अथवा करके आगे मिलेगा, तो इसमें भी आप दोनों को सॉल्व करके जाइएगा, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक आ जाए। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अथवा में करके एक और इसमें देगा, दोनों में से किसी एक को करना रहता है, तो अथवा में करके एक और दिया गया है।
तो इसका भी सेम फॉर्मेट है, यानी कि पहले इसमें आपको उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद आपको दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जो कि है। तीसरा क्वेश्चन श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो आप ये दोनों पद्यांश और दोनों गद्यांश को सॉल्व करके जरूर जाइएगा। ये नहीं कि अथवा में करके दिया गया तो आप अथवा में सॉल्व कीजिएगा, दोनों यानी चारों को सॉल्व कर लीजिएगा। चारों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। जिसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है वो है आपका, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे, तो अनुवाद करने के लिए 2 दिया गया है, तो आप दोनों को जरूर सॉल्व करके जाइए अगेन, क्योंकि हो सकता है कोई एक इसमें से आ ही जरूर जाए। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें वो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अगेन यहाँ पर ये 5 नंबर का है चौथा क्वेश्चन भी, और 2 पद्यांश यहाँ पे दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी एक को आपको करना रहेगा बोर्ड में। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं आपको कहता हूँ आप यहाँ दोनों करके जाइएगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके लिए फायदा रहे। पांचवा जो क्वेश्चन है वो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जो कि आपको अधिकतम 80 शब्दों में देना है। तो ये आपका प्रश्न रहा, यानी का के अंदर नंबर 1 दिया गया है, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र चित्रण कीजिए। आपको पता होगा आपके यहाँ जो भी चलता होगा तो वो आपको इसमें से करना रहता है, यानी इसमें से दोनों में से कोई एक करना है आपको का। उसके बाद खा करके दिया गया है इसमें खा, फिर उसके बाद आपका गा भी दिया गया है, फिर घा, फिर अया। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ दिए गए हैं, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ तक दिए गए हैं। ये तो आपके यहाँ जो चलता होगा वो आपको पता होगा, आपको इसमें से वो करके जाना है। सबके यहाँ ये तय रहता है, तो इसको आपको प्रिपेयर करके जाना ही रहता है। छठवें का जो है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आप इन सारे कवियों को पढ़ के जाइएगा। आगे देखते हैं खा में इसमें दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी अगेन 5 नंबर का है। इसमें नंबर 1 कवि हैं जो बिहारी लाल हैं, और दूसरा जो है सूरदास हैं, और तीसरा जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आप अगेन तीनों को पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कोई एक आ सकता है इसमें से एग्जाम में। सातवां जो क्वेश्चन है वो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। नहीं सेम आप कॉपी करके लिख दें, तो कोई एक तैयार कर लीजिएगा। कोई एक नहीं, कम से कम 2 तैयार कीजिएगा, 2 या 3 तैयार कीजिएगा, ताकि अगर आप एक तैयार करके जाएंगे तो हो सकता है वो आपके प्रश्न पत्र में आ जाए, तो वो आपका लीगल नहीं माना जाएगा। इसलिए आप 2 या 3 तैयार करके जाएं, ताकि अगर जो ना आया हो वही आप लिखें। 2 नंबर आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। 8वां जो क्वेश्चन है आपका वो इसमें है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक से है ये 4 क्वेश्चन है, किन्हीं 2 को देना। आपको एक नंबर मिलेगा, यानी आपके अगर सही होते हैं दोनों तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 ही करना है, आप चारों करके जाइएगा, क्या पता आपके एग्जाम में कोई 2 आ जाए इसमें। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको पता ही है निबंध आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, तो यहाँ से जो निबंध दिए गए हैं इनको आप तैयार कर लीजिए। कोई एक आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। और वैसे जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आने का वो आपके पर्यावरण प्रदूषण पर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपका जनसंख्या पे ज़रूर आता है लिखने के लिए। तो आप ये थोड़ा सा अपने तरीके से इसको सबको पढ़ के जाइए, ताकि इनमें से कोई भी आए तो आप इसको कर ले जाएं। और आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है, यानी 7 नंबर मिलता है इसमें। 200 शब्दों में लिखना रहता है और 7 नंबर का ही आता है। अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपको 7 नंबर मिल जाता है आसानी से। तो आप सभी को करके जाइएगा इसमें से, क्योंकि 7 नंबर बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। 10वां जो क्वेश्चन है वो इसमें है, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसको आप शिकायत पत्र इसमें लिखना है, 4 नंबर का आएगा। अथवा में करके दिया गया है, अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अथवा में करके भी दिया गया है, दोनों में से एक कोई करना रहता है, 4 नंबर का रहेगा। फिर से अगेन कहता हूँ कि आप दोनों करके जाइएगा, क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड द्वारा निकाले गए मॉडल पेपर जो क्वेश्चन था हिंदी का क्लास 10th का, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है सारे प्रश्न पत्र। अगेन मैं कहता हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न अपने मन से मनगढ़ंत नहीं बनाया हूँ, और सबकी तरह ये बोर्ड द्वारा निकाला गया मॉडल पेपर है।
और आपको पता है जब बोर्ड ये मॉडल पेपर निकालता है तो इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हमको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से आया हुआ मॉडल पेपर है। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। और क्लास 10th वालों के लिए है, क्लास 10th हिंदी का है। ऐसे ही आने वाले और सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर आपको आसानी से मिल जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।